हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के जितने भी पीवाईक्यूज 2023 के हैं वो सारे सॉल्व कर रहे थे और इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। तो अभी तक हमारे जितने भी सेट कवर हो गए हैं वो सारे सेट आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। और उसी प्लेलिस्ट की अगली वीडियो है दोस्तों। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपने आगे के प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो लोग पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि पूरा जो पेपर पैटर्न है वो पीवाईक्यू बेस्ड ही है और क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, ना ही बहुत इजी है। तो अच्छे से रिवीजन करके जाएं, और जिनका नहीं हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट है। चलिए हम लोग अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी डीआई सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित तालिका में किसी संगठन के 5 विभिन्न विभागों अकाउंट्स, प्रोडक्शन, आईटी, एचआर और मार्केटिंग के कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारियों की संख्या और हाल ही में पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तो दोस्तों, इसमें इस तालिका में कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक पहली कर्मचारियों की संख्या, दूसरी पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तीसरे में है पदोन्नति कर्मचारियों की संख्या। क्रमशः ये इन तीनों की है 1800, 1020 और 600। चलिए इसको सारणी में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले विभाग दिए गए हैं, जैसे अकाउंट्स, प्रोडक्शन और आईटी, एचआर और मार्केटिंग। उसके बाद इसमें तीनों का प्रतिशत दिया गया है। सबसे पहले कर्मचारियों की संख्या जो टोटल 1800 है, उसके बाद पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो 1020 है, और उसके बाद है पदोन्नति कर्मचारियों की संख्या वो है 600। तो इन सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें अलग अलग प्रतिशत दिया गया है। तो इसी पे बेस्ड हमारे ये 5 क्वेश्चन होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। और दोस्तों, जिन लोगों की मैथ एवरेज है वो लोग प्रतिशत और एवरेज जरूर पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन प्रतिशत से ही, जो डीआई भी है उसमें भी प्रतिशत के ज़्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं। अभी आप जैसे डीआई के जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि प्रतिशत के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जिन्होंने बहुत कम मैथ की प्रैक्टिस किया वो लोग कम टाइम में प्रतिशत को तैयार कर लें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एचआर विभाग से पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को डीआई को बहुत ध्यान से और बहुत शांति से पढ़ना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोलता जाएगा वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के फिर उस पे जो भी हमसे जो पूछा गया है मैं उस बारे में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया, सबसे पहले एचआर विभाग में पदोन्नति प्राप्ति। तो सबसे पहले हम लोग एचआर विभाग में जो पदोन्नति अधिकारी हैं, एचआर विभाग में जो पदोन्नति कितनी है 11%, और कर्मचारियों की संख्या कितनी है 1800, और इसमें कितनी है एचआर में 12%। तो सबसे पहले हम लोग जो टोटल 1800 है उसका 12% निकाल लेंगे, और जो पदोन्नति की टोटल संख्या 600 है उसका 11% निकाल लेंगे। तो जो पदोन्नति की का प्रतिशत है वो हमें किससे निकालना है, कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत से निकालना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही दिया गया है, एक साथ सभी विभागों के पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या, एक साथ सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना भाग है। तो इसमें दोस्तों क्या पूछा गया, जो कर्मचारियों की कुल संख्या पहले इनका टोटल करेंगे, फिर जो बाकियों की कुल संख्या मतलब पदोन्नति की जो कुल संख्या उसका टोटल करेंगे, फिर जो पदोन्नति की कुल संख्या है उसको बटे के ऊपर रख के हम नीचे किसकी कर्मचारियों की कुल संख्या को रख के गुणे में 100 करके इसका प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्शन और मार्केटिंग को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी गई। तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग को मिलाकर इन दोनों में जितनी भी महिला कार्यरत कर्मचारी हैं उन सबकी कुल संख्या पूछी गई। तो दोस्तों ये इसमें कुछ भी टफ या हार्ड नहीं है। तो इसमें सिर्फ महिलाओं की संख्या पूछी गई, तो आपको अगर पुरुषों की संख्या बताई गई तो आप लोग महिलाओं की संख्या निकाल लेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
यदि आईटी विभाग से पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधे पुरुष थे, तो आईटी विभाग से पदोन्नति प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या बताया गया कि उसमें पदोन्नति टोटल कितनी है पदोन्नति में 600। तो पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधे पुरुष थे दोस्तों। तो आईटी विभाग से पदोन्नति प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे आईटी विभाग में ये जो पदोन्नति का प्रतिशत है वो कितना दिया गया है, 26%। ये देख, तो दोस्तों जो 600 का सबसे पहले हम लोग 26% निकालेंगे, उसके बाद आईटी विभाग से पदोन्नति प्राप्त पुरुषों का प्रतिशत आधा बताया गया, तो उसका फिर हम लोग हाफ कर देंगे, तो 26% 156/2 हो जाएगा। तो 78% जो संख्या है वो है पुरुषों की, तो इसमें बाकी बची संख्या हो जाएगी हमारा स्त्रियों की, तो उससे हमें उसका प्रतिशत निकालना है। अगला क्वेश्चन है अकाउंट्स विभाग में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं? तो अकाउंट्स विभाग में सबसे पहले टोटल कर्मचारी कितने हम लोग वो निकालेंगे, तो जितना टोटल आएगा उसमें जो पुरुष कर्मचारी हैं उनकी संख्या हम लोग घटा के उसके बाद हमारी जो महिलाओं की संख्या है वो अपने आप निकल आएगी। अगला क्वेश्चन है कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रारूपण, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण स्पष्टता और चिंतन और गवेषणा। परंपरागत रूप से एक प्रशिक्षु वह होता है जो एक अनुभवी और अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन में एक कौशल सीखता है, और संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता आंतरिक विचार प्रक्रियाओं को खुले में लाने पर ध्यान केंद्रित करती है और ताकि छात्रों द्वारा उन्हें देखा और सीखा जा सके। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता सिद्धांत को 6 शिक्षण विधियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 प्रारूपण, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है स्कैफोल्डिंग, चौथा है उच्चारण स्पष्टता, पांचवा है चिंतन और छठवां है गवेषण। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा देख लेते हैं, बी। इसका बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थियों के संदेह का निवारण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता निर्देश की रणनीति, दूसरे में उसका अर्थ दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले इसके सही ऑप्शन की ओर जाके दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही होगा, और इसके हम लोग आमने सामने सही मिलान देख लेते हैं। जैसे कि प्रतिरूपण का क्या होगा, किसी विशेष शिक्षक या अधिक अनुभवी समकक्ष व्यक्ति के निष्पादन का प्रेक्षण करना। दूसरा दिया गया है बी कोचिंग, अधिगमकर्ता को संकेत प्रतिपुष्टि अनुस्मारकों के रूप में बाह्य समर्थन प्रदान करना। सी है स्कैफोल्डिंग, अधिगमकर्ता को आरंभ करने में सहायता तथा क्रमशः समर्थन क्षीण करना। और डी दिया गया है उच्चारण स्पष्टता, उनकी प्रक्रिया और विषय वस्तु की समझ को शब्द प्रदान करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया और इस कारण वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया है। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंतता कम करने के लिए क्या कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। उसका शिक्षक संरचना, सांगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। जैसे ये देखिए इसकी ऐसी स्थिति में अक्षय दुश्चिंतता कम करने के लिए कक्षा में उसका शिक्षक संरचना, सांगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है, जिससे बालक में तनाव, चिंता, कुंठा, दबाव, मानसिक द्वंद्व आदि से उसे छुटकारा प्राप्त करने में सहायता होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है उच्च औसत और निम्न प्राप्तिकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। बी है विद्यार्थी अधिकांशतः निष्क्रिय होते हैं। सी है विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूहों में कार्य करते हैं। डी है प्रतिफल प्रणाली वैयक्तिक रूप से अभिविन्यस्त होती है। ई है विद्यार्थियों को केवल शिक्षकों से संप्रेषित सूचना ही प्राप्त होती है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों
बी होगा, केवल ए और सी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहयोगात्मक अधिगम शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों का एक समूह एक साथ सीखते हैं और सामान्य कार्य में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में छात्र प्रायः अपनी सूचनाओं एवं अनुभवों का आपस में आदान प्रदान करते हैं तथा परस्पर सहयोग द्वारा वातावरण में विषय संबंधी ज्ञान एवं कौशलों को प्रतिस्पर्धा रहित अधिगम वातावरण में अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। उच्च औसत और निम्न प्राप्तिकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। दूसरा है विद्यार्थी अधिकांशतः सक्रिय रहते हैं। तीसरा है विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के समूहों में कार्य करते हैं। और चौथा है प्रतिफल प्रणाली सामूहिक रूप से अभिविन्यस्त होती है। पांचवा है विद्यार्थियों को शिक्षक के साथ साथ अपने साथियों के अनुभव और ज्ञान की सूचना प्राप्त होती है। और छठवां है छात्रों में सहयोग समायोजन आदि गुणों का विकास होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किसी युक्ति संगत तर्क के आधार लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने का दृष्टिकोण कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कारण कार्य तर्क। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माप के नामिक पैमाने को दिए गए मूल्य हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यादृच्छिक। नामिक या नाममात्र पैमाना एक माप पैमाना जिसमें किसी वस्तु को पहचानने या वर्गीकृत किए जाने करने के लिए संख्याएं केवल टैग या लेबल के रूप में कार्य करती हैं। यह माप सामान्य रूप से केवल गैर संख्यात्मक चर या जहां संख्याओं का गैर मूल्य नहीं है से संबंधित है। इस प्रकार के पैमाने में कोई प्राकृतिक क्रम या रैंकिंग नहीं होती है। यदि आप चाहें तो नाममात्र चर को संख्याओं के साथ कोड कर सकते हैं, लेकिन इनका क्रम यादृच्छिक है और कोई भी गणना जैसे कि माध्य, माध्यिका या मानक विचलन की गणना करना अर्थहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, कचरा विज्ञान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणियां हैं? ए अच्छे प्रतिभागी, बी नकारात्मक प्रतिभागी, सी विश्वासी प्रतिभागी, डी है आशंका युक्त सहभागी, ई परंपरागत सहभागी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, केवल ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संकलन पनात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रभाव मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, जब मीडिया या माध्यम मस्तिष्क में चित्रों को उत्पन्न करते हैं तो वे किस रूप में कार्य करते हैं? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, अनुरूप्य के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की पश्चिमी अवधारणाएं किस पर आधारित है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, व्यक्तिवाद पर आधारित है। संप्रेषण से तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान है। संप्रेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु, सूचना या विचार होता है, जिसमें पहला पक्ष प्रेषक तथा दूसरा पक्ष प्राप्तकर्ता होता है। संप्रेषण की पश्चिमी अवधारणा के प्रतिपादक लॉसवेल, अरस्तू, सैनन और वीवर है। दोस्तों 6 तारीख को मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था, तो उसमें जो फर्स्ट पेपर में सैनन वीवर मॉडल भी पूछा गया था। तो आप लोग ये मॉडल भी पढ़ लें, जैसे लॉसवेल या अरस्तू मॉडल भी पढ़ लें। और संप्रेषण की पश्चिमी अवधारणा अधिक प्रत्यक्ष है तथा यह अधिक व्यक्तिवादी और अधिक व्यवहारिकता पर आधारित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स पियर्स द्वारा पहचाने गए चिन्हों के 3 विभाजन कौन से हैं? तो प्रतिरूपकीय, निर्दिष्टात्मक और प्रतिमापरक, निर्देशक, प्रतीकात्मक। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, केवल सी डी ई। चार्ल्स पियर्स एक अमेरिकी दार्शनिक और तर्कशास्त्री थे। चार्ल्स पियर्स द्वारा पहचाने गए चिन्हों के 3 विभाजन प्रतिमापरक, निर्देशक और प्रतीकात्मक हैं। एक आइकॉन जैसे समानता और असमानता में कहा जाता है एक संकेत है जो गुणवत्ता के आधार पर अपनी वस्तु को दर्शाता है। निर्देशक एक ऐसा संकेत है जो ऑब्जेक्ट को वास्तविक संबंध के आधार पर इंगित करता है। प्रतीक एक ऐसा संकेत है जो केवल इस तथ्य के आधार पर अपनी वस्तु को दर्शाता है कि ऐसा करने के लिए इसकी व्याख्या की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? चलचित्र श्रेणी, और सूची 2 में है श्रोता या दर्शकगण। तो
दोस्तों इसका सही ऑप्शन तो सी है। चलिए हम लोग आमने सामने इसकी सही मिलान देख लेते हैं। जैसे कि हाई ब्रो बौद्धिक संतुष्टि उन्मुखी, मिडल ब्रो अच्छी और बुरी फिल्मों में भेद कर सकता है, लो ब्रो क्या है जो दैनिक चर्या से बचना चाहते हैं, और पोस्ट ब्रो अत्यधिक परिष्कृत और माध्यम की गहन समझ रखता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन वाला है। इसमें दो कथन दिए जाएंगे और कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है हमें ये बताना है। तो पहला कथन दिया गया है, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति के प्राथमिक समूह संबद्धता को परिलक्षित करता है। और दूसरा कथन है, संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी निश्चित मूलधन, दोस्तों लाभ हानि का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मेरे पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग ये भी टॉपिक एक बार देख लीजिएगा। यदि किसी निश्चित मूल, अगर आप लोगों ने PYQ भी अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप लोगों का ये इतना मैथ तो तैयार हो गया होगा दोस्तों। और मैं बोल के जितना समझा सकती हूँ मैथ वो मैं समझाती हूँ, क्योंकि मैं इस पर लिख नहीं सकती हूँ दोस्तों। तो आप लोग बस मेथड को समझने की कोशिश करें और छोटी छोटी ट्रिक्स से मैथ को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहें। यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, उतने ही मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर की साधारण ब्याज से 900 अधिक है, तो मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत ही पहले शांति से और अच्छे से पढ़ना है, और जब अच्छे से पढ़ लेंगे तब हमें वो क्वेश्चन समझ में आएगा कि उसमें पूछ क्या रहा है। तो एक एक लाइन को फॉलो करते जाना है, हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होगा। यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5% वार्षिक की दर बताई गई है और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, उतने ही मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर की साधारण ब्याज से 900 अधिक हो जाता है, तो मूलधन हमको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू मूलधन PRT होता है, PRT बटे 100 होता है। तो R होती है दर और T होता है टाइम बटे 100 और P होता है हमारा मूलधन दोस्तों। तो इससे हमारा जो हमारा आंसर है वो निकल आएगा इस वाले फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर P की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति क्यों कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी का बेटा है। मेरे ससुर की इकलौती बेटी कौन होगी? मेरी बीवी होगी। तो बेटी का बेटा कौन होगा? तो मेरा ही बेटा होगा। तो व्यक्ति क्यों का तस्वीर से इंगित व्यक्ति पी से क्या संबंध है? तो दोस्तों वो उसका पिता होगा। क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना है, उसका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। तस्वीर पी की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति क्यों बोल रहा है पी को कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी, जो अगर ससुर है और वो उसकी इकलौती बेटी है तो वो कहीं ना कहीं उसकी बीवी होगी, और इकलौती बेटी का बेटा कौन होगा? उसका बेटा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस कूट भाषा में प्रोफेसर को मतलब इन अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है, तो उस भाषा को साइंटिस्ट कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों इसमें जो भी ट्रिक्स पहले पे फॉलो होती है उसी ट्रिक से हमारा जो दूसरा वाला नंबर है वो भी फॉलो होता है। और आपको जो रफ शीट मिलेगी उसमें सबसे पहले ABCD लिख के उस पर नंबरिंग कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ABCD से बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। बिना ABCD के तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोग इसमें ट्रिक देख पा रहे होंगे कौन सी लग रही है। बस सब में प्लस मतलब दो दो नंबर ऐड करके उसके आगे के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बस इसकी पहली लाइन से लेकर लास्ट तक आप लोग फॉलो करते जाएंगे तो आपको एक डायग्राम मिल जाएगा, और जो भी पूछा जाएगा वो आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये देखिए। और इसमें कभी कभी पाइथागोरस प्रमेय भी लग जाती है, त्रिकोण जैसा बन जाता है और उनके बीच की डिस्टेंस पूछते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय मिलती है, मतलब बन जाती है। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो ही आंसर आएगा। तो ये बहुत टफ या हार्ड नहीं है दोस्तों, बस समझने पे है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक लड़की यू बिंदु से दक्षिण दिशा में चलना आरंभ करती है। वह 50 मीटर चलती है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ती है तथा 30 मीटर चलती है। वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। अंत में वह पूर्व की ओर बढ़ती है और 40 मीटर जाकर W बिंदु पर रुकती है। लड़की अपने आरंभिक बिंदु U से कितना दूर है?
अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो दोस्तों इसमें बस एक दूसरे से हम लोग कहीं ना कहीं कंपेयर नंबर्स को करते जाएंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। तो जो एक साथ आगे आगे करके लगती जाती है उसी ट्रिक से हमारा अगला नंबर भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सॉफ्ट ड्रिंक्स क्षेत्र ने विगत कुछ वर्षों में लाभ में अच्छी वृद्धि दर्शाई है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है। उपयुक्त युक्ति निम्नलिखित में से किस तर्क दोष का एक उदाहरण है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, विग्रह तर्क दोष का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कथन तार्किक रूप से समतुल्य है। ए है, कोई भी विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते हैं। बी है, सभी गैर इलेक्ट्रिक वाहन गैर विमान होते हैं। सी है, कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन विमान नहीं होता है। और डी है, सभी विमान गैर इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, ए सी डी। अगला क्वेश्चन है, यदि इस कथन कोई भी विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होता है को सत्य के रूप में दिया गया है तो निम्नलिखित में से किस कथन के तात्कालिक रूप से सत्य होने का अनुमान किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि एक अन्य का खंडन या निषेध है। तो ए दिया गया है, सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। बी है, कोई भी विमान प्रदूषक वाहन नहीं होता है। सी है, कुछ विमान प्रदूषक वाहन होते हैं। डी है, कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए और डी। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस युक्ति में साधारण तर्क दोष मध्य पद व्यापक होने के नाते सम्मिलित हैं। तो इसका ए हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह ज्ञेय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। शास्त्रीय भारतीय तर्क शास्त्र के न्याय मत के अनुसार पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह ज्ञेय है। युक्ति में साधारण तर्क दोष सम्मिलित है। साधारण तर्क दोष तब होता है जब मध्यपद प्रकृति में बहुत व्यापक होता है और परिणाम स्वरूप यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरणों में मौजूद होता है। तो यह नियम का उल्लंघन करता है कि मध्य पद नकारात्मक उदाहरणों में मौजूद नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग तथ्यतः क्या है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, वे कंप्यूटिंग संसाधन जो कि मांग पर सुलभ हो सकते हो, जैसे किसी अनुपयोगी से समय पर विद्युत। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत जब कोई यूज़र ऑनलाइन कार्यों का संपादन कर रहा होता है तब वह सुदूर स्थित किसी डेटा सेंटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है, जिसे क्लाउड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन वीडियो या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, रिकवरी, डेटा बैकअप आदि क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत कार्य करते हैं। ये डेटा सेंटर कुछ ही स्थानों पर स्थित है जहां डेटा को संग्रहित तथा प्रोसेस किया जाता है। विश्व के अधिकांश डेटा सेंटर गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट आदि प्रमुख कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारी सूचनाएं तथा डेटा किसी स्थानीय हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड आदि में सुरक्षित नहीं रहता है, बल्कि यह ऑनलाइन क्लाउड में संरक्षित रहता है तथा इसे एक्सेस करने के लिए हमें केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन से कथन गलत है। पहला कथन है, किसी ईमेल व्यवस्था में बीसीसी प्राप्तकर्ताओं को संदेश के सभी अन्य प्राप्तकर्ताओं हेतु दृश्यमान होने की अनुमति देता है। और कथन दूसरा है, फ़ोन कॉल करने हेतु इंटरनेट का उपयोग है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करना है हमें। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन इसका सही है। चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। ईमेल इंटरनेट पर कम खर्च में तीव्र गति से मैसेज भेजने या प्राप्त करने का एक लोकप्रिय साधन है। ईमेल
क्लाउड सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल संदेश एक साथ एक या अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है तथा यह कार्बन कॉपी के समान ही होता है। सीसी और बीसीसी में अंतर यह है कि कार्बन कॉपी द्वारा भेजे गए संदेश में प्राप्तकर्ता को यह पता होता है कि यह संदेश अन्य किन किन लोगों को भेजा गया है। दूसरी तरफ बीसीसी में प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चल पाता कि यह संदेश अन्य किन किन व्यक्तियों को भेजा गया है। VoIP का पूरा नाम वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है और यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको नियमित या एनालॉग फोन लाइन के बजाय ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करके वॉइस कॉल करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में जुड़ने हेतु ब्रॉडबैंड के प्रयोग करने के अनेक लाभ हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्रॉडबैंड के लाभ के संदर्भ में सही होंगे? तो ए दिया गया है, यह कनेक्शन किसी को इंटरनेट से जुड़े रहने के समय लैंडलाइन फ़ोन के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। बी है, यह कनेक्शन वायरलेस बेतार कनेक्शन की अनुमति प्रदत्त करता है। सी, आप सदैव इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? ए दिया गया है, नेटवर्क प्रयोक्ता ईमेल और त्वरित संदेश वाहक के माध्यम से संप्रेषण कर सकते हैं। बी दिया गया है, प्रयोक्ताओं के मध्य फाइलों को आसानी से साझा किया जा सकता है। सी है, समूचे कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर वायरस का प्रसार नहीं हो सकता है। डी, किसी नेटवर्क पर एक प्रिंटर तक अनेक प्रयोक्ताओं की पहुंच और उसे साझा करना संभव है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो कि आपको विंडोज डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन करने की अनुमति देती हैं? ए है शॉर्टकट बनाना। बी है फोल्डरों को पुनर्निर्मित करना। सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डी, ऑटो सेव्स बनाना। ई, आइकॉन के आकार का समायोजन करना। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, ए, बी, ई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एकल उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तथा ग्राफिकल आइकन के प्रयोग से सुविधाजनक प्रोग्राम क्रियान्वयन, उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच समन्वय तथा मल्टीमीडिया आदि की सुविधा प्रदान करता है। विंडोज़ डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन से निम्न कार्यों को करने की अनुमति देता है। ए है शॉर्टकट बनाना। दूसरा है फोल्डरों को पुनर्नामित करना, नया फोल्डर बनाना। तीसरा है आइकॉन के आकार का समायोजन करना। चौथा है नया एवं पुराना डॉक्यूमेंट खोलना। पांचवा है फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, फाइल या फोल्डर ढूंढना। और इसके बाद छठा है पेज सेटअप करना, प्रिंट प्रीव्यू देखना, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना आदि। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, प्रशुद्ध और द्रुतगामी तरीके से प्रवाहित जल सामान्यतः ऑक्सीजन में क्षीण हो जाता है। दूसरा कथन है, जल में जलमल अथवा लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों को मिलाने से अब घटकों की गतिविधि और उनके द्वारा ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा डी। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। घुलित ऑक्सीजन पानी में शामिल ऑक्सीजन गैस की सांद्रता को संदर्भित करता है और धारा प्रणाली ऑक्सीजन का उत्पादन और खपत दोनों करती है। यह प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप स्वस्थ वातावरण से और पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तेजी से बहने वाला पानी जैसे पहाड़ की धारा या बड़ी नदी में बहुत अधिक घुलित ऑक्सीजन होता है, जबकि स्थिर पानी में DO कम होता है और जल में जलमल अथवा लुगदी जैसे कार्बनिक पदार्थों के मिलाने से अपघटकों की गतिविधि तीव्र हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुनामी से आशय है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, पोताश्य तरंग। दोस्तों ये सुनामी है जो जापानी शब्द है, जो वास्तव में दो शब्दों सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात विनाशकारी लहरों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे
दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है COP या COP24 के तहत एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया था। अगला स्टेटमेंट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो ने ISA का शुभारंभ किया था। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन बी होगा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसके गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक सहयोगी मंच है जो ऊर्जा पहुंचाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में है। और ISA की स्थापना भारत के पहल के बाद हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में 30 नवंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 के पृथक भारत और फ्रांस द्वारा की गई थी। तो पहला तो गलत है। और ISA शुभारंभ 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लिस्ट वाला है दोस्तों। पहले लिस्ट में है जोखिम मूल्यांकन चरण और दूसरी में है विधि। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा। चलिए इसकी सही व्याख्या देख लेते हैं। संकट पहचान की होगी किसी विशिष्ट रसायन जो किसी विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव से संबंधित है अथवा नहीं इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया। बी है डोज या मात्रा अनुक्रिया मूल्यांकन, प्राप्त हुई डोज और विपरीत स्वास्थ्य प्रभाव के मध्य संबंध की विशेषता बताना। सी है प्रभावन मूल्यांकन, उस जनसंख्या के आकार और प्रक्रिया को निर्धारित करना जो कि विषैली चीज़ों से प्रभावित हुई हैं। और डी है जोखिम चरित्र चित्रण, इसका सही होगा लोक स्वास्थ्य समस्या की गंभीरता का आकलन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी कार्बनिक यौगिक केवल मानव जनित स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। तो ए है आइसोप्रीन, बी है बेंजीन, सी है टारपीन, डी है मीथेन, ई है टालुइन। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अस्थायी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उच्च वाष्प दबाव और कम जल घुलनशीलता होती है। कई अस्थायी कार्बनिक यौगिक VOCs मानव निर्मित रसायन है जिनका उपयोग पेंट, फार्मास्यूटिकल्स और रेफ्रिजरेंट के निर्माण में किया जाता है। VOC आमतौर पर औद्योगिक सॉल्वेंट्स होते हैं। और दिए गए विकल्पों में बेंजीन और टालुइन ऐसे अस्थायी कार्बनिक यौगिक हैं जो केवल मानव जनित स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस शिक्षा आयोग ने यह पाया कि यह सुस्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा में आमूल सुधार नहीं किया गया तो हमारा प्रशासन, तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानदंड और सामाजिक उन्नति आदि सभी बहुत गंभीर रूप से बाधित होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोठारी आयोग। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा को नया आकार व नई दिशा प्रदान करना था। कोठारी आयोग ने जून 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कुल 33 संस्तुतियाँ थीं। कोठारी आयोग ने यह बताया कि यदि उच्चतर शिक्षा में आमूल सुधार नहीं किया गया तो हमारा प्रशासन, तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानदंड और सामाजिक उन्नति आदि सभी बहुत गंभीर रूप से बाधित होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है संसद के अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। कथन दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसका पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हैं और वाइस चांसलर की नियुक्ति करने की शक्ति रखते हैं। भारत में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है जो UGC अधिनियम 1956 से शक्ति प्राप्त करता है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा अधिकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
अनुसंधान एवं प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए एक मिशन के साथ यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पहल की गई है? तो दोस्तों ए होगा जीवन कौशल, बी होगा मूल्य प्रवाह और सी होगा गॉर्प गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिसेस, डी है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, ई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका सही ऑप्शन होगा सी, केवल बी सी डी। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में अकाल से बचने के लिए अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन दोगुना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा? तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन सी एंड डी दोनों को बताया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार ने आज़ादी प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग को भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं, तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन, उसमें सुधार और भविष्य की भावना आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देना था। इसी आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में अकाल से बचने के लिए अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन दोगुना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से किसने अधिगम और शिक्षण केंद्रों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की? तो ए है अग्रहार, बी घटिका, सी ब्रह्मपुरी और डी है मकतबास। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा ए बी सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज पे से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों पैसेज और उसके क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, फिर भी आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको इसके क्वेश्चन और इसके आंसर बता दूंगी ताकि आप लोग बाद में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पैसेज इसके थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके क्वेश्चन देख लीजिए। पैसेज का पहला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किन देशों से विस्तृत भूभाग खरीदे? दोस्तों आंसर इसका डी है, ए और डी। अगला क्वेश्चन है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका कब तक विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, 19वीं सदी के अंत तक। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कथन पहला है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट के भूभाग पूर्वी तट के निकट के भूभाग की तुलना में बहुत बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग बने। और दूसरा कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी 19वीं सदी में मिली। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, यूएसए में गृह युद्ध के 25 से 30 वर्ष पश्चात। इसका इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस पैसेज का भी आखिरी क्वेश्चन है। कथन पहला है दक्षिणी राज्य गृह युद्ध के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका से पृथक होने में सफल रहे। कथन दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन यूएसए में गृह युद्ध के परिणामों में से एक था। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा डी। कथन पहला गलत है, दूसरा सही है। दोस्तों हम लोग मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। और दोस्तों जो भी लोग आरओ या यूपी बीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस चैनल से जुड़े रहें या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं आरओ और यूपी बीसीएस के लिए घटना चक्र की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है।